बेटा आज के क्लास में हमें स्टार्ट करना था गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस नाम ही बताता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नाम ही बता रहा है। अब गैमेट का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या तो oogenesis होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ एग, है ना। चलो अब सुनो, इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोग मेजरली पढ़ेंगे कि इस स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। फिजिकल स्ट्रक्चर का बात करेंगे अभी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर का जब बात करते हैं तो स्पर्म में मेजरली चार पार्ट्स होते हैं। मेजरली चार पार्ट्स है: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, जिसमें सबसे ऊपर होता है तुम्हारा एक्रोजोम। एक सेकंड रुको, ऐड नहीं हो रहा। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल हो गया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम उसके टॉप पे देखें। एक सेकंड को पासवर्ड चाहिए इसको। हम्म, तो देखो सबसे ऊपर टॉप पे होता है, सबसे ऊपर टॉप पे जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ स्पर्म, उसके भी टॉप पे होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम देख रहे हो? दिस एक्रोजोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। आई गेस ये आप सेल में पढ़े हैं, आपको याद होगा गोल्गी बॉडी क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल है। इसी एक्रोजोम में वो सारे इंजाइम्स होते हैं। कंटेन्स एंजाइम फॉर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए जो भी इंजाइम चाहिए वो यही होते हैं, एक्रोजोम में होते हैं। ठीक है, फिर आया हेड वाला पार्ट। हेड इज जेनेटिक पार्ट ऑफ स्पर्म, है ना। हेड इज जेनेटिक पार्ट ऑफ स्पर्म, वहीं पे डीएनए ये सब होगा। फिर न्यूक्लियस जो कि इलोंगेटेड होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ध्यान रखना है कि स्पर्म का न्यूक्लियस कैसा, तो इलोंगेटेड, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके नेक में दो तरह का सेंट्रियोल होता है। नेक रीजन ये है नेक। एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट है कि ये जाइगोट के अंदर पहला क्लीवेज, क्लीवेज एज इन सेल डिवीजन, जाइगोट के अंदर पहला सेल डिवीजन जो होता है ना बेटा, दैट इज डन बाय दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अगर ये नहीं रहेगा तो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, और एक और होता है डिस्टल सेंट्रियोल जो कि एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ये देखो एक्सियल फिलामेंट ये है, दिख रहा होगा इधर। ठीक है, अच्छा एक्सियल फिलामेंट, उसमें ये जो स्पाइरल ये दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और ये दोनों ही मिडिल पीस के अंदर आता है। हेड में ये सब आ गया, नेक में ये वाला पोर्शन, और ये है मिडिल पीस, इतना दो। ठीक है, मिडिल पीस। मिडिल पीस को एनर्जी प्लांट ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। और सबसे पीछे होता है टेल या फ्लैजिलम, जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, एज एन मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म के। ठीक है, बताइए इसमें किसी को दिक्कत यहां तक में? सुप्रिया, शालिनी, मुस्कान, बताइए कोई दिक्कत तो? नो सर। नो ठीक, सर। ठीक, डन। नेक्स्ट इज, अब एक बार वापस से देख लेते नाम बाय नाम कि एक्रोजोम में क्या। तो एक्रोजोम में एक केमिकल होता है स्पर्म लाइसिन, जो कि पेनिट्रेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। नेक सेंट्रियोल जो होता है नेक रीजन में होता है, और पहला जो डिवीजन है फर्स्ट सेल डिवीजन ये इसी में होता है। अरे यार अभी तो भेजे पासवर्ड। ठीक है, तो पेनिट्रेशन में हेल्प करा। फिर नेक में सेंट्रियोल है जो कि फर्स्ट सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
है ना। फिर तीसरा इज मिडिल पीस, जो कि एनर्जी प्लांट ऑफ स्पर्म है, मिडिल पीस इज एनर्जी प्लांट ऑफ स्पर्म। चौथा इज टेल और फ्लैजिलम, टेल या फ्लैजिलम, जिसमें, अच्छा ये पॉइंट आप लोग भूल जाना, आपके लिए नहीं है, जो कि स्पर्म मोटिलिटी में मेजर रोल होता है। अब सुनो, स्पर्म का मूवमेंट तो दो जगह होता है ना, स्पर्म का मूवमेंट दो जगह होता है। अगर वो मेल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो इट इज कॉल्ड अंडुलेटिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन मेल जेनाइटल ट्रैक्ट। टेल का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखना है। और दूसरा, फीमेल के बॉडी में, मेल के बॉडी में एज एन टेस्टिस से निकल के पेनिस तक पहुंचना भी मूवमेंट था, अपने आप थोड़ी उड़ के आ जाएगा, दैट इज अंडुलेटिंग मूवमेंट। और जो दूसरा है वो है वी प्लस मूवमेंट, वी प्लस मूवमेंट इज मूवमेंट इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, टेल का यहीं पे रोल होता है। ठीक है, इसमें कुछ को कोई दिक्कत? जल्दी 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 नो बोलते सर। चाहिए। मुस्कान, सुप्रिया, नो सर। नो सर। ठीक, हर स्लाइड में पूछेंगे और बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक क्वेश्चन का एरिया है नीट में और बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों में ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल में। तो अगर मेल का है तो इसको बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तीन फेज में होता है, मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ और फेज ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तीन फेज में, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। सबसे पहले देखो, इनिशियल में जर्म सेल था, अगर ध्यान आ रहा हो तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्राम कुछ ऐसा होता था। इसके अंदर इस तरह के सेल्स थे, जर्म सेल्स, और बीच बीच में एक बड़ा सेल था जिसका नाम था, बताओ कोई, क्या नाम था? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, यस। तो जो जर्म सेल है ना, हम उसी का बात करें, जर्म सेल, ये 2n है, उसको पीजीसी भी बोलते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये माइटोसिस करके पहले तो अपना नंबर बढ़ाता है। एक मिनट रुको, स्पर्म तो बता ही दिया था ना, ये तो oogenesis है, ये oogonal सेल्स है ना, दिस इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस आई गेस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पता है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस, ये सब बताए हैं। यस सर। तो ये oogenesis है, फॉर्मेशन ऑफ एग, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है। तो oogenesis में बात करें, यहाँ पे भी सबसे पहले जर्म सेल, याद होगा ऐसा, अगर ओवरी था मेरा, उसमें सबसे पहले इधर इधर हम दिखाए थे, लाइनिंग था जमिनल एपिथेलियम का, याद आ रहा है, पूरे पे लाइनिंग था, ऐसे ऐसे करके। डायग्राम ओपन कर लो अगर ध्यान नहीं है तो, ओवरी का डायग्राम ओपन करो, मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो वो माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा रहा, देखो खूब सारा नंबर बढ़ा लिया। अच्छा, ये सब कुछ जन्म से पहले हो रहा है, खूब सारा नंबर बढ़ाया। जब नंबर बढ़ा लिया तो उस पीजीसी को, उस जर्म सेल को बोले ऊगोनियल सेल्स, क्या बोले? ऊगोनियल सेल्स। अब ये ऊगोनियल सेल्स म्यूसिस शुरू करते हैं, ये भी जन्म से पहले ही हो रहा है, एक बच्ची के जन्म से पहले, पहले जर्म सेल से माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया, ऊगोनियल सेल्स बना। ठीक है, ऊगोनियल सेल्स बनने के बाद इसने म्यूसिस करा, म्यूसिस स्टार्ट करके, जैसे ही म्यूसिस तो दो स्टेप में होता है ना बेटा, म्यूसिस तो दो स्टेप में होता है म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, और ये वापस से सब फेजेस में भी डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। तो ये म्यूसिस 2 भी वैसे ही। और म्यूसिस 1 का प्रोफेज भी बहुत सारे सब फेजेस में डिवाइडेड है, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, जाइगोटीन, इस तरह से बहुत सारे फेजेस में डिवाइडेड है, 5 फेज है मेजरली। लेप्टोटीन, पैंकेटीन। हाँ लेप्टोटीन, पैकेटीन, इस तरह से एल जेड पी डिप डी, ऐसे करके मैं याद रखे थे, एल जेड पी डिप और डिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। जो मेरा प्रोफेज है, प्रोफेज 1 बेसिकली, म्यूसिस 1 के लिए बात करें तो वो वापस से 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो खैर वो तो सेल डिवीजन का बात है।
यहां पे देखें तो प्रीमोडियल जर्म सेल था, माइटोसिस करा, नंबर बढ़ाया तो बोले ऊगोनियल सेल्स। ऊगोनियल सेल्स मियोसिस शुरू करा। मियोसिस शुरू करने के बाद जैसे ही मियोसिस शुरू हुआ ना, मियोसिस शुरू होते के साथ प्राइमरी oocyte स्टेज, इसी स्टेज में वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट एज इन रुक गया। और ये सब का सब बिफोर बर्थ का बात है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, ये सारा का सारा चीज किसी बच्ची के जन्म से पहले का स्टेज है। जन्म से पहले का स्टेज है, जिस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ ऊगोनियल सेल्स का नंबर बढ़ा था। नंबर बढ़ने के बाद उसने मियोसिस शुरू करा, अभी शुरू ही करा था कि प्राइमरी oocyte स्टेज में ही अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने का मतलब क्या होता है, देखो लिखा हुआ है। अरेस्ट होने का मतलब क्या होता है बताओ। मियोसिस सस्पेंड हो गया। अरेस्ट होने का मतलब मियोसिस सस्पेंड हो गया। अब देखो, अब सस्पेंड होके रुका रहा आफ्टर प्यूबर्टी, यानी जब कोई बच्ची 12-13 साल की हो गई, तब का बात हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी। अब ये प्राइमरी oocyte आगे डिवाइड करेगा, देखना। प्राइमरी oocyte आफ्टर प्यूबर्टी, जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था, जाहिर सा बात है ना, 13-14 साल अरेस्ट रहा है, तो लॉन्गेस्ट फेज हो गया ये। अच्छा, आफ्टर प्यूबर्टी उसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। अनइक्वल सेल डिवीजन, म्यूसिस 1 का अनइक्वल सेल डिवीजन। एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। ये उधर नहीं था, स्पर्म वाले में नहीं था, ये यही है। स्पर्म वाले में 1 से 4 बन रहा था, यहां देखना, एक प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जैसे ही म्यूसिस 1 वाला डिवीजन कंप्लीट करा तो अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ। एक छोटा बना, एक बड़ा बना। जो छोटा बना उसको बोले पोलर बॉडी। ये डिवाइड नहीं करता है और डिजनरेट कर जाता है, देख रहे हो। तो पोलर बॉडी का तो बात ही खत्म। एक पोलर बॉडी जो मेरा फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राइमरी पोलर बॉडी, वो तो डिवाइड नहीं करा, डिजनरेट कर गया। और जो दूसरा बड़ा सेल बना था उसको बोले सेकेंडरी oocyte, जो अगेन मियोसिस 2 स्टार्ट करता है और मेटाफेज 2 में जाके रेस्ट हो जाता है। पहला वाला प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट करा था और प्रोफेज 1 में रेस्ट हो गया था, देख रहे हो। प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करके बनाया सेकेंडरी oocyte, वो फिर मियोसिस 2 स्टार्ट करा, लेकिन ये फिर से मेटाफेज 2 में जाके रेस्ट हो गया। ये भी कंप्लीट नहीं कर पाया मियोसिस। अब सुनना, वापस से जब ये सेकेंडरी oocyte होता ना, याद करो मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी था, ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से जो रिलीज हुआ था, वो मैच्योर्ड ओवम नहीं था, बकायदा वो क्या था, क्या था वो, सेकेंडरी oocyte। क्या था वो, सेकेंडरी oocyte। आगे देखना, तो ये मेरा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ मेटाफेज 2 में। ये रिलीज हुआ, इट इज द सेल विच इज रिलीज फॉर फर्टिलाइजेशन, देख लो ध्यान से, यही ग्राफियन फॉलिकल में मिलता है। अब देखना, अब ये प्रोफेज 2 में, सॉरी मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है और सेकेंडरी oocyte है, यही रिलीज हुआ, लेकिन अभी तक ये ओवम नहीं बना है। और याद करो, जाइगोट बनने के लिए, जाइगोट बनने के लिए ओवम का होना बहुत जरूरी है। स्पर्म और एग फ्यूज करना चाहिए, सेकेंडरी oocyte को फ्यूज नहीं करना है, स्पर्म और एग को फ्यूज करना चाहिए, तब जाके काम होगा मेरा। यहाँ स्पर्म और एग फ्यूज नहीं करा अभी तक, तो सिर्फ सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, यही रिलीज हो गया। अब देखो, आफ्टर स्पर्म एंट्री एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये मेरा सेकेंडरी oocyte था। इस सेकेंडरी oocyte के जैसे ही कांटेक्ट में आता है स्पर्म, जैसे ही ये कांटेक्ट में आया, वैसे ही सेकेंडरी oocyte में आगे का डिवीजन शुरू होता है और एक और अनइक्वल सेल डिवीजन होगा। आफ्टर स्पर्म एंट्री एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन एक और अनइक्वल सेल डिवीजन होगा, अनइक्वल। और एक बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा बनेगा ऊटिड या ओवम। अब वापस है वही सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी डज नॉट डिवाइड्स एंड डिजनरेट्स, ये भी डिवाइड नहीं करता और डिजनरेट हो जाता है। आगे देखना, चलिए, ये भी फेलोपियन ट्यूब के अच्छा, ये जो प्राइमरी oocyte बना था मेरा, जो मेरा प्राइमरी oocyte बना था, ये प्राइमरी oocyte बना था ओवरी में। किसमें बना था ये, ओवरी में।
क्योंकि ओवरी में प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर जब सेल डिवीजन हुआ था तो बना था एक प्राइमरी oocyte, ये रहा। देखो इस प्राइमरी oocyte के अंदर जब सेल डिवीजन हुआ तो एक बना पोलर बॉडी, और उसके बाद ये बना सेकेंडरी oocyte जो कि ग्राफियन फॉलिकल में ही है, मतलब अभी तक ये ओवरी के अंदर है। तो पहला पोलर बॉडी कहां बना? ओवरी में। जबकि दूसरा पोलर बॉडी आफ्टर स्पर्म एंट्री बना है, और स्पर्म ओवरी में एंटर नहीं करता, वो कहां करेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो दूसरा पोलर बॉडी कहां बनता है? चलो अब बताओ, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बताइए? मुस्कान, शालिनी, सुप्रिया। नो सर। ठीक है, मुस्कान और सुप्रिया। सर। सुप्रिया। सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। बस यही सुनना था। चलो शालिनी तुम स्टार्ट करोगी रिपीट करना। इस स्लाइड को तुमको एक्सप्लेन करना है, दूसरा वाला स्लाइड वो एक्सप्लेन करेगी। क्या नाम है? मुस्कान। चलिए। सर कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला तुमको एक्सप्लेन करना है, क्लियर कर देना सर है। हमको। हाँ ओके सर। चलो स्टार्ट करो। शालिनी, जो दिख रहा है बस उसको ही पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। सर ये वाला फेस को हमको करना है ना? रुक जाओ मुस्कान, रुक जाओ, नहीं ये शालिनी पढ़ेगी। शालिनी। ओके सर। यस सर। इस वाले को एक्सप्लेन करो, मतलब जो दिख रहा है इसको ही पढ़ो बस एक बार, बाकी तो जो फंसोगी वो तो हम बताएंगे। ओजेनेसिस 3 फेज में होता है। पहले ठीक है। फेज में, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले वो उसमें नंबर वो बढ़ेगा। डिवाइड, हाँ। हाँ वो डिवाइड करता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। वेरी 1 से गुड। 2 होता है। वेरी गुड। उसके बाद फिर माइटोसिस सेकंड होता है, एक तो मिनट 2 रुको, से 4 एक मिनट होता है। रुको। हाँ ठीक है चलो, माइटोसिस सेकंड नहीं बोलेंगे, माइटोसिस ही और होता है ऐसे बोलेंगे। अच्छा, तो उसके बाद वो 2 से 4 बनता है। नंबर मतलब बढ़ता है, सिंपल सा बात है, नंबर बढ़ता है। आगे बोलो। हाँ। ये जो सेल्स उसके बने बाद इनको क्या बोलते हैं? ये जो सेल्स बने इनको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? ऊगोनियल सेल्स। क्या बोलते हैं? ओवोनियल सेल्स। ऊगोनियल सेल्स। ठीक है, अब ऊगोनियल सेल्स में मियोसिस होना शुरू होगा। जब मियोसिस होना शुरू होगा तो फिर मियोसिस जैसे ही होना शुरू हुआ उसको बोले प्राइमरी oocyte। लेकिन ये प्राइमरी oocyte मियोसिस होना सिर्फ शुरू करता है, खत्म नहीं करता। मियोसिस शुरू हुआ और शुरू होते के साथ वो अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में। तो प्राइमरी oocyte किस फेज में अरेस्टेड होता है? सालनी तुमको अनम्यूट ही रखना है, तुम्हारे से ही बात हो रहा है अभी। बताओ। प्रोफेज 1 में प्रोफेज 1 में। अरेस्टेड का मतलब क्या होता है? वो वहां पे रुक जाता है, जैसे बिल्कुल। जितना बढ़ना उतना में वो रुक जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो प्राइमरी oocyte तक का स्टेज जन्म के पहले होता है किसी बच्ची में, या बाद में होता है? कैसा? ये यहां तक का स्टेज किसी भी बच्ची में जन्म से पहले होता है या जन्म के बर्थ बाद होता है? बर्थ से पहले होता है। बर्थ से पहले। वेरी गुड, ठीक है। चलो यहां तक डन है। नेक्स्ट इज अब मुस्कान तुम्हारा बारी, यहां शुरू यस करिए। सर। प्राइमरी oocyte 2n सर स्टेज ये में है। ओवरी, ये सर 2n स्टेज में, ये ओवरी में होता है। फिर आफ्टर पुबर्टी मियोसिस 1। फिर उसके बाद सर सेल डिवीजन होता है जो इक्वल नहीं होते हैं। बोलते चलो बोलते चलो। और सर ये आफ्टर पुबर्टी जो फेज होता है प्रोफेज 1 में होता है, जिसको लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं। और सर वो नंबर ऑफ डिवीजन को सेकेंडरी ओ साइट कहते हैं जो एन है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बस ठीक है, रुको सस्पेंडेड हो गए थे। रुको रुको रुको, अब हम बताते हैं। प्राइमरी oocyte था ये तो जाहिर सा बात है प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था, जाहिर सा बात है। अब ये प्यूबर्टी के बाद आगे डिवाइड करेगा, और प्यूबर्टी यस। आएगा 12-13 साल में। यानी ऑलमोस्ट यस बारह सर। तेरह साल इंतजार किया, तो बहुत लंबा फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है। यस सर। आगे सुनो।
अब ये क्या होता है, ये आगे डिवाइड करना शुरू करता है और एक अनइक्वल, आगे जो डिवाइड कर रहा है उसको बोले मियोसिस 1, ये Yes, yes, sir. अनइक्वल सेल डिवीजन करता है। अनइक्वल सेल डिवीजन एज इन एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। बड़ा जो से छोटा सेल बनता, अच्छा देखो मियोसिस 1 हो गया ना, तो यहां तक तो 2n था, बट उसके बाद जो बना वो कैसा है, ग्राफिन पॉली n n n कैसा है, एंड n है। एंड पहले 2n था, म्यूसिस 1 के बाद वो n हो गया, प्लोइडी हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो जो छोटा वाला बना उसको बोले पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करता है और ये डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, जो दूसरा वाला बड़ा वाला सेल था उसको बोले सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और यही ग्राफियन फॉलिकल में मिलता है। और एक बात तो सब जानता है कि ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में मिलता है, यानी ये जो पोलर बॉडी भी बना, ये कहां बना है, ओवरी में। ओवरी में बना है। आगे सुनना, अब ये सेकेंडरी oocyte फिर से आगे डिवाइड करना शुरू करता है मियोसिस 2 का, लेकिन ये वापस मियोसिस 2 सिर्फ शुरू ही करता है, खत्म नहीं कर पाता। शुरू करा, प्रोफेज 2 पार करा, मेटाफेज 2 में जाके ये भी अरेस्ट हो गया। देख रहे हो, अच्छा, और यही अरेस्ट मेटाफेज 2 वाले फेज में अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इट इज रिलीज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज रिलीज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब ये मैच्योर तो है नहीं, सिर्फ इसने रिलीज हुआ ये, तो जाइगोट तो तब बनेगा ना जब स्पर्म एक से मिलेगा, लेकिन ये एक तो है ही नहीं, ये तो सेकेंडरी oocyte है। तो व्हाट हैपेंस कि ये म्योसिस 2 जो यहां शुरू हुआ था ये कंप्लीट होता है, म्योसिस 2 इज कंप्लीटेड, बट व्हेन आफ्टर स्पर्म एंट्री एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म जाकर ओवम के मेम्ब्रेन पे टच कर गया है, अभी इंटर नहीं करा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा है, लेकिन टच कर गया है। तो जैसे ही टच करता फिर से एकदम आपाधापी में डिवीजन होता है, बहुत फास्ट तेजी में डिवीजन होता है, और वापस एक पोलर बॉडी बनता है, एक अलग वापस से अनइक्वल सेल डिवीजन, तो एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, और एक दूसरा जो बड़ा सेल बना उसको ही बोले ऊटिडिया ओवम। यहाँ एक और बात खास ध्यान देना है, सेकेंड पोलर बॉडी कहां बना है, फैलोपियन ट्यूब में। जाहिर सा बात है स्पर्म ओवरी के अंदर तो कांटेक्ट में आएगा नहीं, स्पर्म तो फैलोपियन ट्यूब में ही कांटेक्ट में आएगा। तो इट इज अकरिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, या सेकेंड पोलर बॉडी अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए देखो लिखा भी है, फुल मैच्योरेशन ऑफ एग अकर्स इन एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि वहीं पे स्पर्म और एग फ्यूज करता है, पहली बार वहीं पे स्पर्म और एग कांटेक्ट में आता है, इसलिए भी से कि फुल मैच्योरेशन कहां हो रहा है, तो एम्प्यूला रीजन में हो रहा है। अब एम्पुला से एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का रीजन था, अगर याद हो तो फैलोपियन ट्यूब का रीजन था, यस सर इस्कमस एम्प्यूला साइट्स ऑफ इन्फेंटिबुलम। फर्टिलाइजेशन हाँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी यही था। आगे देखो, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दो तरह का साइकिल चलता है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात कर रहे हो तो दो तरह का साइकिल चलता है, एक को बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल, एक को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल प्रिमिटिव एनिमल्स में होता है या प्रिमिटिव मैमल्स में होता है। ठीक है, ये एक ईयरली साइकिल है जो पूरे साल में एक बार चलता है। जैसे मान लो, अच्छा इसमें हीट पीरियड आता है, जैसे सुने होंगे काउज में हीट पीरियड आता है, गाय में या डॉग्स, इसमें हीट पीरियड आता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं गर्मी है अभी, जिस वक्त वो मेटिंग करेगी और बच्चे देगी, फर्टिलाइजेशन उसका उसी हीट पीरियड में होता है, सारे हार्मोन उसी वक्त हाई होते हैं, मेल भी उसी वक्त एक्टिवेटेड होता है, उसके पहले मेल भी नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो ये जो साइकिल होता है जो ईयरली होता है, इसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। इसमें कोई भी ब्लड लॉस नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ फिर भी कोई ब्लड लॉस नहीं होगा। जबकि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात करें तो ये हायर प्राइमेट फीमेल्स में होता है। ठीक है, जो प्राइमेट्स होती हैं उनमें जो फीमेल्स हैं उनमें हायर कैटेगरी वालों में होता है, जैसे ह्यूमन में मिलता है, एप्स में मिलता है, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मिलता है। ह्यूमन, एप्स एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ये एक मंथली साइकिल है। आएगा क्या बेटा, डॉग। नहीं डॉग्स इसी में आएगा, ईस्ट्रस में आएगा। ईयरली होता है, ईयरली एज इन साल में एक बार, साल में दो बार, साल में तीन बार, ऐसे महीने महीने नहीं होगा। महीने वाला साइकिल ह्यूमंस में मिलेगा, एप्स में मिलेगा, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में मिलेगा। ओल्ड वर्ल्ड मंकी क्या होता है ये हम आगे पढ़ाएंगे इवोल्यूशन में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में।
यार अभी के लिए एक मंथली साइकिल है और इसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्लड का लॉस होता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स देन ब्लड लॉस अकर्स। ठीक है, आगे सुनना। कितना देर बचा है? 5 मिनट है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए अगर हम बात करें तो टोटल 4 हार्मोन के कंट्रोल में होता है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 4 हार्मोन के कंट्रोल में होता है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी, हमारे ब्रेन के पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड जो कुछ ऐसा दिखता है, इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। ठीक है, 3 लोब जहां से अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, ह्यूमन में जो सबसे अधिक एक्टिव होता है वो होता है एंटीरियर लोब, आगे वाला लोब। 8-10 तरह का हार्मोन वहां से रिलीज होता है। ठीक है, तो उसी में एफएसएच और एलएच भी है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। उसके बाद 2 और हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवरी से रिलीज होता है। ओवरी में भी कॉर्पस लूटियम आपको याद होगा ना? कोई बताएगा कॉर्पस लूटियम कब बनता था? शालिनी बताएगी। शालिनी, कॉर्पस लूटियम कब बनता था बेटा? सर जब सेकेंडरी वो साइड निकल जाता था और जो बचा हुआ हाँ, पार्ट रहता। रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यस गुड। तो उससे बना मेरा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम मेजरली या मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, और ग्रैनुलोसा सेल्स भी आपको याद होगा, उस डायग्राम में मैंने बनवाया था, वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, यहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, देखना बहुत ध्यान से। कॉर्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरोन बनाया, ग्रैनुलोसा सेल्स, एस्ट्रोजन बनाया। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत प्यूबर्टी के वक्त होता है, यानी 13-14 साल की जब कोई बच्ची हो जाएगी तब। इसमें ब्लड और म्यूकस का लॉस होता है। ब्लड और म्यूकस के साथ साथ डेड ओवम भी रिलीज होता है। ठीक है, अब सुनो। नॉर्मली 28-29 डेज का साइकिल होता है, लेकिन एबनॉर्मल केस में ये फ्लक्चुएट कर सकता है ना। 28-29 दिन का होता है और एग का रिलीज एकदम मिड में होता है, यानी अगर 28 दिन का साइकिल है तो एग 14th डे को रिलीज होगा। एग 14th डे को रिलीज होगा। ठीक है यहां तक? चलिए, इसका 4 स्टेज होता है, आई गेस नहीं यहां से अब भी आ रही है आरती, क्या बात है। यहां से आई गेस अगले क्लास में मैं एक बार वापस, 2 मिनट बचा तो वो होगा नहीं, बट ये जरूरी है, वहीं से क्लियर होगा। ठीक है, यहां से अगले क्लास में ले जाएंगे। इसको बहुत ज्यादा भी नहीं खींचते क्योंकि ये वापस से मेरे को बताना ही है, पूरा खत्म होगा नहीं जब तक तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां से आपको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे हम। ओके, अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए।